नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। खबर पर ज्यादा विस्तार से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रमन मिश्रा। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बहुप्रतीक्षित प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है और सीसामऊ सीट को होल्ड रखा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करहल सीट पर धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है, जिससे कि वहां का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। वहीं पर कुंदुर्की से ठाकुर रामवीर सिंह को टिकट दिया गया है और गाजियाबाद से 2 बार के महानगर अध्यक्ष और सांसद महेश शर्मा के करीबी संजीव शर्मा को मैदान में उतारा गया है। बात करें कटहरी सीट की तो वहां पर 3 बार के विधायक धर्मराज निषाद और मझवा सीट पर पूर्व विधायक सुष्मिता मौर्य को टिकट देकर सपा की ज्योतिबिंद की मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दी है। बात करें फूलपुर सीट की तो वहां पर दीपक पटेल को टिकट दिया है। दीपक पटेल 2012 से 17 के बीच में बसपा से विधायक थे। उनकी मां 2019 में भाजपा से सांसद रही और कई बार की जिला अध्यक्ष रही हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पहले ही आरएलडी के कोटे में दे चुकी है। वहीं 8 सीटें बची थीं, जिसमें 7 पर नाम का ऐलान हो गया है और 1 सीट जो सीसामऊ, उस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। यूपी उपचुनाव में सपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस के साथ फंसे पेज पर अब सियासत देखी जा सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में बात नहीं बनी तो समाजवादी पार्टी अब यूपी के उपचुनाव में 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि इस फैसले के बाद सपा और कांग्रेस के रिश्तों के बीच कहीं न कहीं दरार भी दिख रही है। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए एक सफाई भी दी है और राहुल गांधी के साथ अपनी फोटो वायरल कर यह कहा है कि इंडिया गठबंधन सौहार्द, आरक्षण और संविधान बचाएगा। दरअसल यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से 4 सीटों की डिमांड की गई थी, लेकिन बिना चर्चा के ही समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए और उसके बाद एक अन्य सीट पर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्रत्याशी उतारने की पूरी मंशा पाल रखे थे। कल ही दिल्ली में सपा और कांग्रेस नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर एक अहम बैठक हुई। भले ही कांग्रेस अपने प्रत्याशी न उतारे, लेकिन कांग्रेस का पूरा सहयोग रहेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि संविधान, आरक्षण और सौहार्द बचाया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं उपचुनाव में, यह दावे कितने सच होते हैं सपा के, यह समय ही बताएगा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें मिर्जापुर की मझवा विधानसभा की सीट भी शामिल है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कमलेश कुमार। 10 सीटों पर चुनाव होना है, विधायक के यानी उपचुनाव होना है। बता दें कि 10 सीटों में से 1 सीट मझवा विधानसभा का भी आ रहा है। बता दें कि मझवा विधानसभा की जो सीट थी इस समय खाली हुई है। इसके पहले जो विधायक थे डॉक्टर विनोद बिंद थे। डॉक्टर विनोद बिंद जो है कि इससे पहले लोकसभा का चुनाव जो बीता है, सांसदीय चुनाव, भदोही से चुनाव लड़े थे और उन्होंने भी जीत हासिल की है। वही बता दें कि उसके पहले जो कि भदोही के जो पूर्व सांसद रमेश बिंद थे, उनका टिकट वहां से कट गया था। मिर्जापुर से टिकट उनको मिल गया था। मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। वही समाजवादी पार्टी से रमेश बिंद और जो है कि अपना दल से अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ी थी। अनुप्रिया पटेल भारी मतों से यहाँ जीत हासिल की थी और रमेश बिंद को हार का सामना करना पड़ गया था। वही बता दें कि जो मझवा विधानसभा की जो सीट खाली होने पर
विधायक जो यहाँ पर थे पूर्व, जो उस समय सांसद भदोही के हो चुके हैं, वही पूर्व सांसद जो है कि रमेश बिंद थे, उनकी ही बेटी समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्योति बिंद इस चुनावी मैदान में उतरी हुई है। मिर्जापुर से कमलेश कुमार के लिए। अलीगढ़ के खैर विधानसभा उपचुनाव के लिए नितिन कुमार ने आजाद समाज पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद सहनवाज। खैर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी की ओर से बने प्रत्याशी नितिन कुमार चौटिल के द्वारा आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उनके द्वारा अपने नामांकन पत्र एसडीएम खैर को देते हुए अपना नामांकन दाखिल किया है। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार नितिन कुमार चौटिल के द्वारा कहा गया कि वह इस बार जनता में जाएंगे और जनता के बीच जनता की अहम मुद्दों की बातों को सामने रखेंगे। खास तौर पर उनका कहना था कि वह किसानों के बीच जाकर जो भी किसानों की समस्या है उनको लेकर आगे का कार्य करेंगे। तो वहीं रोजगार को लेकर युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको लेकर भी उनके द्वारा बातचीत की गई है और कहा गया है कि अगर वह इस विधानसभा सीट पर प्रत्याशी के पद पर इस समय मौजूद हैं और जीतते हैं तो उसके बाद वे कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को लेकर आगे का कार्य करेंगे। और उसी के चलते उनके द्वारा खैर विधानसभा की जनता ने उन पर एक बार फिर से विश्वास किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का 25 अक्टूबर को आखिरी दिन है, जिसके साथ ही प्रदेश भर में कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजय चौहान। झारखंड में कुर्सी की सियासत की लड़ाई जो है काफी तक रही। पूरी राजनीतिक जो है वो झारखंड में काफी जो है सरगर्मी तेज है। प्रथम झारखंड विधानसभा चुनाव के 43 विधानसभा सीटों को नामांकन की जो तारीख का आज जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों दलों के उम्मीदवारों ने मेगा शो के जरिए आज पूरी झारखंड में नामांकन किया। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा की सीट से नामांकन दाखिल करके बीजेपी को चुनौती दी है। देख सकते हैं कि इसके अलावे जो है रांची से सीपी सिंह, महुआ मांझी, नेहा सिटी तिर्की, तमाम कई बड़े नेता जो है आज जो नामांकन करके झारखंड में के सियासी को तेज कर दी है। निश्चित रूप से इस नामांकन के मेगा शो में केंद्रीय मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक इस चुनावी के मैदान में कूद चुके हैं। अब देखना होगा कि झारखंड के केदारनाथ में उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रही है। खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता अभय केतुरा ने। विधानसभा उपचुनाव का दंगल दिल्ली दरबार तक पहुंच चुका है। ये कह सकते हैं चाहे बीजेपी और कांग्रेस और दोनों ही दल अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में चल रही है। पार्टी के सभी नेतृत्व वहां पर मौजूद है। प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। दावेदारों की सूची लंबी है। इसी प्रकार से बीजेपी में भी दावेदारों की सूची लंबी है, लेकिन पार्टी की चिंता इस बात को लेकर है कि अभी तक अगर प्रत्याशी घोषित नहीं किए तो फिर ये समझा जा सकता है कि जो बागी कैंडिडेट है, यानी अगर टिकट किसी एक को दिया जाता है तो जो दूसरे निर्दलीय कैंडिडेट है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनको किस प्रकार से मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले उनको कंट्रोल करने की कोशिश पार्टियां यहाँ पर कर रही है। आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि जल्द ही पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे और 29 अक्टूबर से पहले उनके नामांकन भी यहाँ पर हो पाएंगे। लेकिन अयोध्या में एडीएम सुरजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अयोध्या में एडीएम प्रशासन सुरजीत सिंह की जो है रहस्यमय ढंग से जो मौत हो जाती है और सुबह जो है अधिकारी जब उनके घर पे दरवाजा खटखटाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर पे जो है खून से लथपथ उनका शरीर मिलता है। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है किसी अनहोनी घटना का शिकार हुए हैं। लेकिन अभी कोई भी अधिकारी, पुलिस का अधिकारी कुछ भी बोलने से इसमें कतरा रहा है। वहीं भी यहाँ क्षेत्रीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और रुदौली के क्षेत्रीय विधायक से रामचंद्र यादव ने मौके पर पहुंच करके जायजा लिया है और आला अधिकारी मंडलायुक्त से लेकर के डीएम भी वहां पे जाकर के मौके का मुआयना कर चुके हैं। लेकिन अभी जो पुलिस के अधिकारी जो है इस मामले में कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, जबकि सभी लोगों का कहना है कि अधिकारी जो है काफी मिलनसार थे और काफी नेक दिल के थे। लेकिन इस तरीके की जो वारदात हुई अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर जो खून से लथपथ उनका शरीर वहां पर मिला है, आखिर ये हत्या है कि आत्महत्या है, ये आने वाला वक्त बताएगा जब पुलिस इनके शव को पीएम के लिए भेज दिया है। लेकिन पीएम रिपोर्ट पे स्पष्ट हो जाएगा हत्या का क्या कारण था। सहयोगी नवेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। मदरसों की फंडिंग पर अब सख्ती देखने को मिल सकती है। खबर की तफ्तीश की है हमारे संवाददाता कुंवर दिवाकर ने। बहराइच जनपद जो है नेपाल सीमा से सटा हुआ है।
और यहाँ जो है जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में मदरसे संचालित हो रहे हैं। वहीं बहराइच जनपद में जो मदरसे हैं उनकी जांच अब एटीएस का पत्र सामने आया है। गैर मान्यता प्राप्त फीडिंग मदरसों की जांच एटीएस करेगी। शासन ने मदरसों की जांच को लेकर जारी किया है पत्र। बहराइच जनपद में 792 में से 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। अल्पसंख्यक अधिकारी संजय मिश्रा के वार्ता डीएम के इस संबंध में हुई है। वही एक पत्र जारी हुआ है। शासन इन मदरसों पर विभिन्न नज़र रखे हुई है। नेपाल सीमा से सटे होने के कारण विभिन्न गतिविधियां मदरसों में संचालित की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। लगातार शासन इस पर नज़र बनाए हुए है। कुंवर दिवाकर सिंह, इंडिया वॉइस, बहराइच से। जौनपुर में अटाला मस्जिद केस में सिविल कोर्ट की जूनियर डिवीजन ने अहम आदेश दिया है। क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर के अटाला मस्जिद के इस मामले में सिविल कोर्ट जूनियर डिवीजन ने अहम फैसला सुनाया है। स्वराज वाहिनी के याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी और मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर के तर्ज पर सिविल कोर्ट जौनपुर में सुनवाई करने की अनुमति दे दी है। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि अटाला मस्जिद अटाला देवी की मंदिर है। पीस कमेटी और वक्फ बोर्ड को जो है पार्टी बनाया गया है। वहीं बताया जाता है कि 16 नवंबर को अगली तारीख की सुनवाई होनी है। हालांकि अब कोर्ट के फैसले आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा जौनपुर का ये अटाला मस्जिद है कि वाकई में अटाला देवी की मंदिर। बहराइच हिंसा मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कुंवर दिवाकर। जनपद में 13 तारीख को महासी महाराजगंज में दंगा हुआ था, जिसमें एक की मौत हो गई थी, 2 घायल हो गए थे, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दंगा के बाद माहौल खराब हो गए थे, लेकिन अब माहौल सामान्य है। लोग जो है रोड से आने जाने लगे हैं, बाजार खुल गई है, दुकानें हो रही हैं, वकीलों का तकत बनाने लगे हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। वहीं पुलिस प्रशासन लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। पीएससी की तैनाती है, पुलिस की तैनाती है, लगातार उसके घर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहीं पुलिस की कार्रवाई में अब तक 115 लोग जेल भेजे जा चुके हैं और शासन द्वारा जो कार्रवाई हुई उसमें थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज निलंबित हो गए हैं। एसपी ग्रामीण का लखनऊ संबद्ध कर दिया गया था। पीडब्ल्यूडी के अध्यक्षण अभियंता जो है का ट्रांसफर इटावा जनपद कर दिया गया था। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। गोरखपुर में रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला कर दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी। बता दें कि गोरखपुर पुलिस पर पथराव कर हमला किया गया और रेप आरोपी को घर वालों ने छुड़ाया। पुलिस के 2 सिपाही और एक दरोगा गंभीर रूप से घायल, जिनका गोरखपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। देर शाम मौके पर पहुंच करके एसएसपी महोदय ने उसका संज्ञान लिया और घायलों का कुशलक्षेम। हम आपको बता दें कि गोरखपुर से कंपियरगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पे देर शाम पुलिस जो है एक रेप आरोपी को पकड़ने मौके पे गई थी, जहां पे घर वालों ने उसके ऊपर पथराव कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं रेप आरोपी को घर वालों ने छुड़ा लिया, लेकिन पुलिस ने उनके परिजनों को हिरासत में लेकर। जम्मू कश्मीर में फिर गैर कश्मीरी नागरिक पर हमला किया गया है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सोम बुगल। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर आपने कुछ दिन पहले भी देखा कि किस तरीके से एक टनल का काम चल रहा था और वहां पर आतंकी हमला होता है और 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है। वहीं इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि पुलवामा का एक इलाका है, वहां पर आतंकियों ने हमला किया है और यूपी का रहने वाला एक मजदूर के हाथ पर जो है वो चोट आई है और फिलहाल जो है वो उन्हें वहां के जिला अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। जो खबर आ रही है कि फिलहाल जो मजदूर को वहां पर चोट आई है वो फिलहाल खतरे से जो है वो बाहर है, पर लगातार सुरक्षा एजेंसी जो है वो वहां पर काम कर रही हैं। बलौदाबाजार में कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की है। क्या है पूरा मामला, जानकारी दें संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी। जहरीली शराब की घटना लगातार देश में हो रही है, जिससे अना जाने कितने लोगों की मौत हो गई। उसके इस घटना को देखते हुए जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए आबकारी विभाग और जिला पुलिस को संयुक्त टीम बनाकर अवैध शराब का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जब जिला प्रशासन कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जब संयुक्त टीम बनाई गई तो लगातार अवैध शराब बनने की घटनाएं गांव-गांव में देखने को मिली। लगातार इंडिया वाइज इस समाचार को प्राथमिकता से प्रकाशित करता है आया है और यह इस घटना के बाद कल सुड़ेली में 75 लीटर अवैध शराब और 440 क्विंटल लाहन महुआ का लाहन को जब्त करके नष्ट किया गया। याद है कि ये अवैध जो शराब बेचने वाले किसी न किसी के संरक्षण में ही बनाकर शराब बना के बेचा करते थे। गोरखपुर में बुजुर्ग ने खुद को आग लगा लिया। आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी। एक दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया। हम आपको बता दें कि गोरखपुर से महज 25 किलोमीटर दूरी चौरी चौरा तहसील अपने आप को भगवान कहते हुए खुद को आग लगा दिया। स्थानीय लोगों ने उसको बचाया, जिसमें उसको कहीं खरोच तक नहीं लगी। वहीं कौशाम्बी में शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां भाभी ने नाबालिग ननद का दुष्कर्म अपने प्रेमी से कराया। क्या है पूरी खबर, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता इंतजार रिजवी। यूपी के कौशाम्बी में नाबालिग ननद से रेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि उसकी भाभी ने अपने प्रेमी को घर बुलाकर बंद कमरे में उसे सौंप दिया। 10 मिनट तक वह हैवान से अपनी आबरू बचाने के लिए जूझती रही, लेकिन वह अपनी आबरू नहीं बचा सकी। दरिंदे ने बलपूर्वक न सिर्फ उसका रेप किया बल्कि उसके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। हैरानी की बात यह है कि भाभी खुद ही हैवान को अपनी ननद की असमत लूटने के लिए कहती रही और अपने मोबाइल से इस पूरी वारदात का वीडियो भी शूट करती रही। दरिंदे की चंगुल से छूटने के बाद नाबालिग लड़की बदहवास हालत में घर पहुंची और अपने पिता को पूरी बात बताई। इसी दौरान भाभी ने नाबालिग ननद का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस पीड़िता के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इंतजार रिजवी, इंडिया वाइज, कौशाम्बी। मथुरा में दो पक्षों के आमने सामने आने के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक। थाना वृंदावन क्षेत्र में मथुरा गेट पुलिस चौकी के पास उस समय हड़कंप और अफरा तफरी मच गई, जिस समय दो लोगों में पथराव हो गया और पथराव इतना तेज हुआ कि पूर्व सभासद मुस्तफा आलम के चोट लग गई। मुस्तफा आलम के पुत्र जहीर आलम जो पत्रकार हैं, बताया कि कुछ लोगों द्वारा उनके घर पर पथराव किया गया। वो दबंग लोग हैं और उन्होंने इतना जबरदस्त पथराव किया कि उनके पिता जो मुस्तफा आलम है उनके चोट लग गई और वो घायल हो गए। तभी उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आकर पुलिस ने कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। तमाम मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र के गैंजा गांव में देर रात पुलिस ने तेल के गोदाम पर छापा मारा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शाहरुख सैफी। पुलिस की एक बार फिर बड़ी छापेमारी, अवैध पेट्रोल गोदामों पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, मेरठ के प्रतापपुर क्षेत्र में एक अवैध गोदाम चल रहा था, जिसमें भारी मात्रा में अवैध पेट्रोल रखा जाता था और वहां से पेट्रोल पंप, शादी मंडप और जगह जगह सप्लाई भी किया जाता था। आपको बता दें, पेट्रोल की गाड़ी आती है और वहां से उसमें जीपीएस हटाया जाता है और उसके बाद उस गाड़ी को गोदाम में अंदर लिया जाता है और उसमें से काफी भारी मात्रा में पेट्रोल चुराया जाता है और उसके बाद उसमें सॉल्वेंट मिला करके जगह जगह सप्लाई भी किया जाता है। वहीं मेरठ के एसपी सिटी और एएसपी ब्रह्मपुरी ने बड़ी छापेमारी करते हुए इसमें 30 से 35 हजार लीटर पेट्रोल भी बरामद किया है और इसमें कानपुर देहात के बहुचर्चित बलवंत हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव शुक्ला। कानपुर देहात के बहुचर्चित बलवंत हत्याकांड मामले में आज न्यायालय ने फैसला सुनाया है और दोषी 2 पुलिसकर्मियों को 5-5 वर्ष कारावास सहित 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बता दें, पूरा मामला 12 दिसंबर वर्ष 2022 का है, जब बलवंत की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। एसआईटी टीम ने जांच की तो 3 पुलिसकर्मियों को निकाल दिया। तो वहीं अब न्यायालय ने अपने फैसले में 6 पुलिसकर्मियों को बरी करते हुए 2 को दोषी माना है और दोनों पर 5-5 साल कारावास सहित 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस पूरे फैसले को लेकर जो वादी पक्ष के अधिवक्ता है जितेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने भी चैलेंज करने की बात कही है और इस पूरे मामले के वादी मृतक के चाचा अंगद सिंह ने भी कहा है कि वह अब इस न्याय के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ ही राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाएंगे। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वाइज। वाराणसी में ट्रेन में आग लगने की घटना सामने आई है, जहां एनडीआरएफ और मेडिकल टीम ने मोर्चा संभाला है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं धर्मेंद्र पांडे।
वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के कोचिंग यार्ड के समीप एक पैसेंजर ट्रेन के पलटने व आग लगने की सूचना मिलने के बाद राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम के अलावा आरपीएफ व तमाम प्रशासनिक जिले की फोर्सों के पहुंचने से आला अफरा तफरी का माहौल मचा। उस वक्त पहुंचने पर मौके पर मौजूद तमाम जो है घायल लोगों को पहुंचाने की व्यवस्था की गई। तमाम अफरा तफरी का माहौल दिखाई पड़ा। रूट डाइवर्ट करने की भी कोशिश की गई। तमाम जो है रूट को डाइवर्ट करते हुए जो है राहत बचाव कार्य जो है जारी किया गया और रेलवे के लगातार आला अधिकारी एडीआरएम तमाम जो है प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच करके मौके की जायजा लेने की कोशिश की। हालात को संभालने के लिए तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वक्त नजाकत को जो है करते हुए जो है अंत में मामले का यह पता चला कि मार्कडील था, जिस मार्कडील के तहत राहत बचाव कार्य को जांचने परखने के लिए एक मेरठ में महिला का मोबाइल लूटकर भाग रहे लुटेरे को भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। वीडियो भी पिटाई का वायरल हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शाहरुख सैफी। आगामी त्योहार के शुरू होते ही चोर तस्कर हुए सक्रिय। आपको बता दें, थाना सदर बाजार में एक लुटेरे ने एक महिला से मोबाइल छीना और मोबाइल छीनकर वो वहां से भाग रहा था, लेकिन वहां वो भागने में कामयाब नहीं हुआ। वहां भीड़ ने उसको पकड़ करके उसकी पिटाई कर दी। जो पिटाई वहां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आपको बताते हैं, वही मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि उस युवक पर सुगन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में बस और बाइक की टक्कर से एक भीषण हादसा हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कमलेश कुमार। मिर्जापुर के थाना विंध्याचल के अंतर्गत अष्टभुजा के पास में एक बड़ा हादसा कल बीती रात में हो गया है। बता दें कि स्प्लेंडर और पल्सर में आपस में दोनों में एक भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के दौरान दो व्यक्ति पल्सर पे और 2 व्यक्ति स्प्लेंडर पे सवार थे, जबकि मौके पर ही एक लोग की मृत्यु हो गई। 3 लोग गंभीर अवस्था में वहां पड़े हुए थे। बता दें कि लोगों ने, वहां के आसपास के लोगों ने जैसे एक्सीडेंट का माहौल देखा, तुरंत अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद एम्बुलेंस को भी सूचना दी। मौके पर जो है कि विंध्याचल थाना प्रभारी नहीं पहुंच सके, पर जो है बता दे अष्टभुजा चौकी भी नहीं पहुंच सके। गईपुरा चौकी के चौकीदार जो थे वो मौके पहुंचते हैं, अपनी ही जीप में बैठाकर जो है कि जो जिनके एक्सीडेंट हुआ था उनको लेकर अस्पताल की तरफ रवाना होते हैं। तो वो जो एम्बुलेंस को जो कॉल किया गया था, एम्बुलेंस भी काफी मशक्कत के बाद देर से पहुंच रही थी, पर जो है कि रास्ते में जो है कि पिकअप करके एम्बुलेंस के ऊपर जो है कि उन एक्सीडेंट जिनके हुआ था, घायल अवस्था 3 लोग थे, उनको बैठाकर मिर्जापुर के मंडल अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। बता दें कि एक से खतरनाक। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।